गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के बच्चे, आज साइंस का लेक्चर है, पार्ट 7 है फर्स्ट चैप्टर का। तो आज का टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को समान करना, अर्थात उसे संतुलित करना। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में जो दोनों पक्षों में यानी अभिकारक और उत्पाद, ये दो चीजें होते हैं, दो पक्ष होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका अभिकारक होता है, राइट हैंड साइड आपका उत्पाद होता है। तो दोनों ही पक्षों में उपस्थित जो भी तत्व होते हैं, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं को की संख्या दोनों पक्षों में समान होनी चाहिए। ये एक शर्त होती है किसी भी रासायनिक समीकरण की, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इसलिए अर्थात जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, मैथ में जिस तरीके से जो रिएक्शन होती है, समीकरण होता है, दोनों पक्षों में बराबर होने चाहिए, ये रूल होता है। लेकिन केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल इक्वेशन जो रासायनिक समीकरण होती है, उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्वों के दोनों पक्षों में ही उपस्थित परमाणु समान होने चाहिए। तो ये यहाँ पर केमिस्ट्री के फंडामेंटल थ्योरम से, फंडामेंटल बेसिक जो होता है, उससे हम ये यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है ये समझ लीजिए। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण होता है अगर, तो रासायनिक समीकरण में ये आपके अभिकारक हैं और दूसरी तरफ आपके उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद जो लिए गए हैं, ये दोनों आपके उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद जो लिए गए हैं, इनका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कम और ज्यादा नहीं हो सकता है। फेरस और जल को मिलाकर जो द्रव्यमान इधर आएगा, उतना ही द्रव्यमान इधर आएगा। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या समान होगी तो तभी द्रव्यमान इक्वल होगा। तो ये एक रूल होता है, नियम होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें ये तो पता चल गया कि द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर दो तत्व हैं, उनका जो द्रव्यमान है आपस में मिला दिए गए हैं, तो जो बनेगा नया उत्पाद, उसका द्रव्यमान मिलाए गए तत्वों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। ठीक है, कंफर्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। अर्थात अब इसका मतलब क्या होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के पहले, अर्थात जो अभिकारक होते हैं, एवं पश्चात यानी जो बाद में प्राप्त होता है उत्पाद, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। हम इस पर बता चुके हैं आपको कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से द्रव्यमान को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही क्षय किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है। तो इसलिए दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को, कोई भी रासायनिक समीकरण अगर दे रखा है, तो रासायनिक समीकरण अगर असंतुलित है तो उसको संतुलित करने के लिए, उसका संतुलन करने के लिए, अर्थात दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए एक रूल होता है जिसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके निम्न चरण होते हैं। यानी जिस विधि का उपयोग हम करते हैं संतुलित करने के लिए, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके निम्नलिखित चरण होते हैं। तो चरण देखिए कौन कौन से हैं। ये चरण अगर आप याद कर लें, चरण अगर आप देख लें, तो ये देखिए पेपर में अगर आएगा भी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो ये चरण आपको लिखने का तरीका नहीं, यानी चरण आपको नहीं लिखने होंगे। केवल आपको एक रासायनिक समीकरण दे देगा और कहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 2 दे दें तो 2 नंबर का आएगा, ज्यादा 2 नंबर भी काफी हैं, बहुत ही आसान है इसलिए। तो पहला चरण देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। कोई भी रासायनिक समीकरण अगर दे रखा है तो सर्वप्रथम जो सूत्र दिया होता है, उसके चारों ओर हम बॉक्स बना लेते हैं, जिसके अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहां पर रासायनिक समीकरण जो दिया होगा, हम उस पर बॉक्स बना लेंगे। हमने जितने बॉक्स लगाए हैं, बॉक्स के अंदर कोई भी कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रासायनिक सूत्र होता है, उस रासायनिक सूत्र में ये जो बॉक्स बनाए जाते हैं, प्रत्येक बॉक्स आपका एक अणु होता है। जैसे H2O जल का एक अणु है, Fe आपका आयरन का एक अणु है। ठीक है, कितने परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो वो हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। फिर अगले स्टेप में बढ़ते हैं कि समीकरण के अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की सूची बना लेते हैं। तो हम यहां पर
एक सूची तैयार करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, एक में लिखते हैं तत्व, दूसरे में लिखते हैं अभिकारक यानी लेफ्ट हैंड साइड, और अगले खाने में लिखते हैं उत्पाद यानी राइट हैंड साइड। तो यहां पर आयरन Fe, इधर देखिए अभिकारक में आयरन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीन ही तत्व उपस्थित हैं। तो इन तीनों तत्वों की अब हम सूची बना लेते हैं, कितने परमाणु हैं। तो यहां पर आयरन Fe केवल अकेला था तो एक देखिए है, यहां पर हाइड्रोजन आपके H2 था तो यानी हाइड्रोजन 2 थे, और उसके बाद ऑक्सीजन आपका केवल O था तो एक था। अब यहां पर दोनों ही पक्षों में इधर उत्पाद में आ जाइए तो Fe3 है यानी आयरन आपके 3 है, O4 है यानी ऑक्सीजन आपके 4 है, और उसके बाद H2 था तो यानी हाइड्रोजन आपके 2 हैं। तो ये जो सूची थी ये सूची हमने तैयार कर ली है। सूची तैयार करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में दिया है सुविधा के लिए। सुविधा के लिए सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सबसे अधिक तत्व वाला परमाणु जो है ऑक्सीजन है, तो 4, यानी इस 4 को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि इधर ऑक्सीजन 1 था तो इसमें हमने 4 से गुणा कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी जहां पर भी ऑक्सीजन है वहां पर हम 4 का गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए H2O में ऑक्सीजन है तो हम आगे 4 का गुणा कर दिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, बॉक्स के बाहर ही किसी भी संख्यात्मक मान का गुणा कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी है। तो हम यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 1 था, अब 4 एकम 4 ऑक्सीजन हो गए। तो देखिए 4 एकम 4 ऑक्सीजन बराबर 4 ऑक्सीजन इधर हो गए और बराबर 4 इधर है, तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करने में अन्य तत्वों के परमाणु असंतुलित होने लगते हैं, जिन्हें परमाणुओं के संख्यात्मक यानी संख्या का गुणा करके संतुलित करते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर 4 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी अन्य तत्वों के परमाणु असंतुलित होने लगते हैं। तो यहां देखिए हाइड्रोजन अभी 2 थे, अब 4 का गुणा कर दिया तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन इधर आप देखिए, इधर आपके हाइड्रोजन 2 ही थे, 4 का गुणा कर दिया तो 8 हो गए, 4 दूना 8 हो गया, और इधर आपके हाइड्रोजन 2 थे तो यानी अब 2 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तभी तो 8 होंगे। तो यानी H2 के आगे हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, दोनों में देखिए 8 और 8 हो गए, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गए। अब बात करते हैं Fe यानी आयरन की। आयरन में आप देखिए Fe3 इधर है यानी इधर 3 है, और इधर आपका आयरन केवल अकेले 1 था, इसलिए आगे यहां पर 3 का गुणा कर दिया तो 3 एकम 3। तो देखिए 3 और 3 दोनों संतुलित हो गए, तो आयरन भी 3 और 3 हो गए, हाइड्रोजन भी 3 और 8 और 8 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 और 4 हो गए। तो इस तरीके से ये देखिए पूरी तरीके से संतुलित हो गई, अर्थात दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणु संतुलित हो गए। उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 में देखिए Mg + O2 = MgO था, तो हमने बॉक्स बना लिया सभी में। ये आपके अणु है, Mg का अणु, ये ऑक्सीजन का अणु है, जो बॉक्स बनाते हैं ये अणु होते हैं। MgO मैग्नीज ऑक्साइड का ये एक अणु हो गया। तो यहां पर हम अब यही स्टेप चलते हैं। फिर 5वें चरण में क्या था, उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक करते रहते हैं जब तक दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणु समान न हो जाए। मतलब हम ये प्रक्रिया गुणा भाग तब तक करते रहते हैं जब तक दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणु समान न हो जाए। तो ये जो 5 चरण है, इन 5 चरण से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो भी विधि का इस्तेमाल करते हैं उस विधि का नाम दिया है हिट एंड ट्रायल विधि, यानी हिट करते रहते हैं, गुणा करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक समान ना हो जाए दोनों पक्षों में उपस्थित परमाणु। यहां पर अब देखिए हम सबसे पहले वही स्टेप देख लेते हैं, बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर हम एक सारणी बना लेंगे, सारणी में एक तरफ लिखेंगे तत्व, अभिकारक और उत्पाद, इतना वही स्टेप आप देख लीजिएगा। फिर यहां पर देखिए Mg है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, बना लिया। अभिकारक में Mg 1 था तो ये देखिए 1 हमने लिखा, अभी 2 का गुणा बाद में किया गया इसलिए हमने गुणे में 2 लिखा। ऑक्सीजन आपके 2 थे, ऑक्सीजन 2 लिख दिया। अब यहां पर राइट हैंड साइड में आइए, यानी उत्पाद में अगर आप देखें तो मैग्नीज आपका 1 है, ऑक्सीजन भी आपका 1 है, क्योंकि 2 का गुणा तो बाद में किया गया, बॉक्स के अंदर आपको देखना है। अब यहां पर देखिए, यहां मैग्नीशियम 1 और 1 था, उसके बाद ऑक्सीजन आपके 2 और 1 थे। तो आपको मालूम है कि जो तत्व सबसे अधिक होते हैं हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो यहां पर देखा हमने कि ऑक्सीजन आपके 2 सर्वाधिक थे, तो यानी ऑक्सीजन को हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है लेकिन राइट हैंड साइड में 1 है, तो यानी राइट हैंड साइड में यानी उत्पाद में हम 2 का गुणा कर दें। तो जहां ऑक्सीजन है वहां हम आगे 2 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 एकम 2 यानी ऑक्सीजन तो
दोनों तरफ हो गए, लेकिन अन्य तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं यानी असंतुलित हो जाते हैं। तो यहां पर मैग्नीशियम 1 था, अब देखिए 2 हो गए, तो यानी इधर मैग्नीशियम 2 हो गए, तो इधर हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो इधर भी मैग्नीशियम में 2 का गुणा करेंगे, तो मैग्नीशियम जहां है वहां पर 2 का गुणा कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसी में तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे FeSO4 हीट करने पर, ऊष्मा देने पर वो Fe2O3 जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये इतने भागों में टूट जाता है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए वही चीज है, सबसे पहले तो हम बॉक्स बना ले। बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके ये सभी अणु हो जाएंगे। ठीक है, ये अणु कहलाते हैं। हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये सभी अणु होते हैं। ठीक है, बॉक्स, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपके जैसे बॉक्स में ये अणु है, उसमें FeSO4 है, तो मतलब आयरन का 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ये सब मिलकर एक अणु बना रहे हैं। ठीक है, फेरस ऑक्साइड का, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, नामकरण भी आप देख लेंगे। तो ये तत्व में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तत्व कौन कौन से हैं, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन हमने लिख लिया, ये तत्व के इंडिकेशन है। अभिकारक में देखिए यहां पर आयरन FeSO4 में आयरन 1 है, S सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन O4 यानी 4 है। अब आ जाइए इधर देखिए, Fe2 यानी आयरन आपका 2 है, और ऑक्सीजन O3O2O3 यानी 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन 8 हो गए, हमने लिख दिया। उसके बाद सल्फर देखिए, S और S यानी 1 और 1 मिलके कितना, 2 सल्फर हो गए, तो हमने सब नोट कर लिया। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनबैलेंस कौन है, सबसे अधिक कौन है। तो ऑक्सीजन आपने देखा यहां 8 सबसे अधिक नजर आ रहा है, तो यानी अब लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गए, तो राइट हैंड साइड में 8 करने के लिए हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड में यानी अभिकारक में जहां ऑक्सीजन है वहां 4 का गुणा होगा। तो ऑक्सीजन यहां पर है, बॉक्स के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब आगे 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तभी 8 होगा। 2 का गुणा हमने किया तो 2 चौको 8, यानी ऑक्सीजन तो इधर 8 हो गए, तो 8 हो गए। लेकिन अब देखो 2 का गुणा करने पर क्या क्या चेंज हुआ। आयरन यहां 2 हो गए, तो आयरन यहां पर 1 था, तो यहां आयरन 2 हो गए, तो यानी इधर उत्पाद में आयरन ऑलरेडी 2 थे, तो ये तो चलो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें 2 का गुणा हो गया, 2 एकम 2 और 2 बराबर हो गए। सल्फर में आ जाइए, सल्फर में यहां देखिए, सल्फर आपके यहां 2 हो गए, तो सल्फर यहां पर 2 हो गए, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 का गुणा सल्फर में भी हो गया, 2 एकम 2 सल्फर हो गए। तो और यहां पर भी आप देखें तो यहां पर 2 ऑलरेडी सल्फर पहले से मौजूद है, यानी केवल 2 का गुणा करने पर यह बैलेंस हो गया। अब आपका आगे का होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये 2 मैंने अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस दे दी हैं, अब इनको बैलेंस करना है। जिस तरीके से, जो चरणबद्ध तरीके से हिट एंड ट्रायल विधि से इनको आप दोनों करके हमें दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो जाएगा। तो 5 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इस तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 8 की। ओके, तो पार्ट 8 का डिस्कशन नेक्स्ट डे। थैंक यू।